जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली, आवश्यक संरक्षक मिला, ऐसे पूज्य तरण सिंह जी को नमन करना, मैं तो मानता हूँ भगवान को ही नमन करना है। मैं उनको नमन करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर तत्व को नमन करता हूँ। हम सब आज यहाँ क्षत्रिय युग संघ की स्थापना के 75 वर्ष होने पर हीरक जयंती, डायमंड जुबली मनाने आए हैं। क्षत्रिय युग संघ की स्थापना किसने की? पूज्य तरण सिंह जी ने। और उनका जीवन कैसा था? बचपन से ही किस प्रकार के संघर्ष से वो गुजरे थे। बाड़मेर में राम देरिया के ठाकुर बलवंत सिंह जी के घर पे उनका जन्म हुआ, माता मोती कंवर जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और जहां जन्म हुआ वो ठाकुर बलवंत सिंह जी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आसपास के लोग उनसे राज्य मुद्दों पर राय लेने आया करते थे और उनकी राय से सारे काम करवाते थे। लेकिन तरण सिंह जी के जन्म के लगभग 4 साल के आसपास ही उनका स्वर्गवास हो गया। अब बच्चा जब अनाथ हो जाता है तब क्या स्थिति होती है हम जानते हैं। उस परिस्थिति में उन संघर्षों में से गुजर के तरण सिंह जी गुजरे। माता ने हमेशा, उनके माताजी ने हमेशा प्रयास ये किया कि ये पढ़े, आगे से आगे बढ़े, और इसलिए स्वयं को तकलीफ हो रही है उसके बावजूद भी उनको बाड़मेर भेजा और बाड़मेर में पढ़ने के लिए लगाया गया। वहाँ वो खुद अपने हाथ से रोटी बनाते थे। छोटा बच्चा किस प्रकार की परिस्थिति में से गुजरा रहा है। कभी कभार उनके माताजी जाते और उनके लिए कुछ सामान रख के आ जाते। ऐसी परिस्थितियों में से गुजरते गुजरते वो चौपासनी स्कूल पहुँचे। चौपासनी स्कूल में जब वो विद्याध्ययन कर रहे थे उस समय उन्होंने, उस समय की एक अखबार बुलेटिन निकलता था प्रजा सेवक, उस प्रजा सेवक में एक लेख लिखा कि राजपूतों के संबंध में क्या स्थिति है, लोग किस तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो जो लेख आया उससे उस समय के तथाकथित जो क्रांतिकारी लोग मानते थे अपने आप को, जो स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को मानते थे, उन लोगों ने तो उसकी आलोचना भी की। लेकिन पूज्य आईवान सिंह जी जो कि मेड़ता में मास्टर थे, उन्होंने उनको पत्र लिखा कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है और अपने इस विचार को आगे बढ़ाते रहो। चौपासनी स्कूल से 10वीं पास करके उस समय सबसे अच्छी जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था थी वो थी पिलानी में। वे पिलानी में गए और पिलानी में विद्याध्ययन तो कर रहे थे, लेकिन खर्चा कहाँ से लाएं, और इसलिए स्वयं भी कुछ कमाना शुरू करूं ताकि मेरे माताजी पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। हॉस्टल में, राजपूत हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहने वाले हर एक स्टूडेंट को उन्होंने राजी किया कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे सिराने नीम का दांतुन रख के जाऊंगा, महीने के आखिर में तुम मुझे जो उचित समझो दे देना। ये पहली प्रक्रिया थी। पिलानी के राजपूत हॉस्टल में बहुत लंबी चौड़ी जमीन पड़ी है। सुपरिंटेंडेंट से इजाजत लेकर उसमें सब्जी उगाना प्रारंभ किया और सब्जी को बेचकर पैसा कमाना प्रारंभ किया। इसी बीच उनको लगा कि उनके वहाँ एक ऐसा बंधु भी है, वो भी मेरी तरह से अपनी फीस तक नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूं। तो उस समय जो इंचार्ज थे वहाँ एजुकेशन ट्रस्ट के, उन पांडे जी से इजाज़त लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया लाइब्रेरी में। उससे जो जनरेट होता था उनको देते थे, पर इससे भी पार नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने आसपास के जो दर्जी थे उनको कहा कि तुम्हारे कोई सिलाई का ऐसा काम हो जो बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो, रफ हो, वो मेरे को बता दिया करो, रात को आके मैं वो सिलाई कर लूँगा। इस प्रकार से उन्होंने पैसा कमाकर केवल अपना खर्चा नहीं उठाया,
अपने उन गरीब बच्चों का, जो साथियों का, उनका भी खर्चा उठाना प्रारंभ किया। फिर देखा उससे भी पार नहीं पड़ती है, तो कुछ राजपूत परिवार, रईस परिवार जो वहाँ अध्ययन कर रहे थे, उनका ट्यूशन किया, और ट्यूशन से जो जनरेट हो रहा था वो भी उन लोगों के लिए लगाया। इस प्रकार की प्रक्रिया करते हुए जो सामाजिक भाव उनमें उमड़ रहा था, उस सामाजिक भाव ने कुछ रूप लेना प्रारंभ किया, कुछ साथियों से मिलजुल के बात करना प्रारंभ किया। इसी बीच 1944 की दीपावली आई, और दीपावली के दिन लोग खुशियां मना रहे थे, दीप लड़ी से अपने घरों को सजा रहे थे। उस समय वो अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे, क्या इन दीपकों की रोशनी से मेरे समाज में रोशनी हो सकती है? क्या मेरे समाज में वो जागृति आएगी? क्या मेरा समाज खुशियां बनाने लायक बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? और इस प्रकार के मंथन करने से जो उनके विचार आए, वो उन विचारों के साथ अपने साथियों से मिले और उनको कहा कि हमको कोई संस्था बनाकर सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। और तब वो क्षत्रिय युग संघ के नाम से एक कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन उसकी प्रक्रिया दूसरी थी। और उसके अलावा अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए हस्तलिखित पत्रिका चलाते थे, अपने साथियों से लिखवाते, खुद लिखते, और जैसे कॉपी भर गई है तो उसको डाक से अपने दूसरे साथियों के पास दूसरे भेजते, वो उस पर अपने कमेंट करके, अपनी टिप्पणी करके वापस भेजते। इस प्रकार से सामाजिक भाव को विस्तार दे रहे थे, और इस तरह सामाजिक भाव को विस्तार देते देते उनके मन में जो आई थी क्षत्रिय युग संघ की जो स्थापना की, उसका पहला अधिवेशन, क्योंकि माठ साहब से उनका बराबर पत्र व्यवहार हो रहा था और माठ साहब बराबर उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, तो पहला अधिवेशन हुआ जोधपुर में, और उस जोधपुर के अधिवेशन में आईवान संजय माठ साहब को अध्यक्ष बनाया गया। प्रस्ताव पास हुए। कुछ दिनों बाद दूसरा अधिवेशन हुआ काली पहाड़ी में, शेखावाटी में, और वहाँ सौभाग्य सिंह जी भगतपुरा को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये प्रक्रिया चल रही थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। हम सभा करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव पास कर लेते हैं, पर उन प्रस्तावों को क्या अपने जीवन में उतारते हैं? अगर नहीं उतारते तो क्या होना चाहिए? उनका सब्जेक्ट संस्कृत था, और संस्कृत में गीता उनका विषय था। गीता में जो अभ्यास और वैराग्य की बात आ रही थी, उसको बार बार वो सोच रहे थे कि अभ्यास किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अभ्यास होगा तभी जो हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको अभ्यास करके बाहर निकाल पाएंगे। तो वो जो उनकी प्रक्रिया सोचने की चल रही थी, उसी बीच उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, नागपुर गए LLB करने के लिए, और नागपुर में वहाँ RSS की शाखा को देखा, और तब उनके मन में आई कि जो कहावत है, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान, अगर हम रोज की रोज इस तरह की प्रक्रिया करें, ऐसा अभ्यास करें, तो वो अभ्यास एक कॉन्क्रीट रूप लेगा, और उससे जो प्रवृत्ति हम बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन हम चाहते हैं, वो परिवर्तन हो सकेगा। तब उन्होंने ये जो नया विचार आया, तो अपनी कार्यकारिणी को सूचित किया कि 21 दिसंबर को 1946 को मैं जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग वहाँ आइए, अपन विचार करेंगे। 21 दिसंबर को उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा उनको, और जो उन्होंने प्रस्ताव रखा तो सभी ने ये कहा कि इसके बारे में जो आप जानते हो, जितनी गहराई से सोच सकते हो, हम नहीं कर सकते, इसलिए जैसा आप कहोगे हमको मंजूर है। तो ये जो नई पद्धति है, रोज शाखा लगाना, शिविर लगाना, चिंतन करना, बैठकें करना, इस पद्धति का प्रारंभ हुआ, और 21 तारीख को विचार मंथन करके 22 तारीख को ये डिसीजन लिया कि हमको क्षत्रिय युग संघ चलाना है, इस ढंग से चलाना है। ये जो परिपाटी चली, उसमें उस अभ्यास और वैराग्य की प्रवृत्ति के कारण क्षत्रिय युग संघ के शिविरों में जैसा परिवर्तन आ रहा था, शाखा में जैसा परिवर्तन आ रहा था, उससे वो संतुष्ट हुए, और तब उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और तब से लेकर लगातार क्षत्रिय युग संघ की प्रक्रिया चलती रही, शिविर लगते रहे, शाखाएं लगती रही, और उनको जो संचालक बना दिया गया था,
तो 1949 में पुनः उनको संघ प्रमुख बना दिया गया। 1954 में आईवान सिंह जी को संघ प्रमुख बनाया गया और 1959 में पुनः तन सिंह जी संघ प्रमुख बने। 1959 से 1969 तक बेहद काम किया और फिर उन्होंने सोचा कि इस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए जो नवयुवक आगे आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, तो नारायण सिंह जी रेडा को उन्होंने संघ प्रमुख बनाया। नारायण सिंह जी रेडा ने उनके तन सिंह जी के जीवन काल में ही अत्यधिक परिश्रम किया और क्षत्रिय संघ की जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली है उसमें अद्भुत प्रयोग किए। उन प्रयोगों के माध्यम से जो तरक्की हो रही थी उससे बहुत खुश हुए। 7 दिसंबर 1979 को तन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद में नारायण सिंह जी का कुछ समय बाद ही कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो गया। उनको तो वो चीज़ प्राप्त हो गई जिसके लिए साधना की जाती है, और जब उनको कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो गया तो मुख्य रूप से कार्य भगवान सिंह जी को सौंप दिया। उनका 1989 में उनका 22 अक्टूबर को देहांत हो गया। तब से भगवान सिंह जी ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज देखा कि अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, तो 3 साल से नई पीढ़ी को सारा कार्यक्रम दे दिया था, सारा काम उनसे करवा रहे थे। लेकिन इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण फॉर्मल डिसीजन नहीं हो सका, क्योंकि वो ओटीसी में होता था और वो शिविर लग नहीं सका। इस साल जुलाई में उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब संघ प्रमुख की नियुक्ति कर दी जाए और लक्ष्मण सिंह जी को संघ प्रमुख की जिम्मेवारी दी, जो पहले से संचालन प्रमुख का काम कर रहे थे। और इस नई पीढ़ी ने कार्य प्रारंभ किया। मुसीबत थी, लेकिन इस कोरोना पीरियड में भी वर्चुअल माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को जोड़े रखा, अनेकों कार्यक्रम किए, अनेकों महापुरुषों की जयंतियां मनाई और संघ के शिक्षण को लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया चलती रही। आज अगर हम देखें तो बालकों के अभी तक इन 75 साल में 2726 शिविर हो चुके। इसमें कुछ 4 दिन के, कुछ 7 दिन के, कुछ 11 दिन के, कुछ 15 दिन के। इसके अलावा बालिकाओं के शिविर प्रारंभ हो गए, क्योंकि सोचा यह गया कि जो संस्कार निर्माण की बात करते हैं तो संस्कार देने वाली पहली गुरु तो माता होती है। इसलिए जब तक माता संस्कारित नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चों को कैसे संस्कारित कर सकेगी। इस प्रकार से बालिकाओं के शिविर शुरू हुए, महिलाओं के शिविर शुरू हुए, दंपति शिविर शुरू हुए और लोगों को और अधिक प्रेरणा देने के लिए अलग अलग ग्रुप में विशेष शिविर भी प्रारंभ हुए। और बालिकाओं के भी 310 शिविर हो चुके हैं। 34,626 बालिकाएं शिक्षण प्राप्त कर सकी हैं। 2,33,935 बालक शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 45 दंपति शिविर हुए हैं और दंपति शिविरों से लाभ ये हुआ है कि महिलाओं के समझ में आने लग गया कि हमारा पति घर के बाहर भी जितना काम कर रहा है वो अच्छा काम है, कोई बुरा नहीं है। इसलिए घर में एक सौहार्द स्थिति आई, कोई विरोध की बात नहीं रही। अन्यथा निश्चित है, स्वाभाविक रूप से लोग ये सोचते हैं कि घर वाले सोचते हैं कि ये तो चले जाते हैं वहाँ और हमारे घर की देखभाल प्रॉपर नहीं हो पाती है। लेकिन जब से दंपति शिविर शुरू हुए ये भी समस्या खत्म हुई। इस ड्यूरेशन में पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, चेन्नई में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शिविर प्रारंभ हुए हैं, शाखाएं लग रही है। मुंबई, पूना और सूरत में कई शाखाएं, एक एक प्रदेश में, एक एक शहर में कई कई शाखाएं हैं। और वर्चुअल कार्यक्रम से अभी हमने आईवान सिंह जी का शताब्दी समारोह भी मनाया, जगह जगह मनाया गया। इस बीच आवश्यकता थी कि जगह जगह संपर्क सूत्र होने चाहिए, इसलिए जयपुर में संघ शक्ति कार्यालय बनाया, जोधपुर में कार्यालय बनाया, जैसलमेर में कार्यालय बनाया, बीकानेर में कार्यालय बनाया, बाड़मेर में कार्यालय बनाया और कुचामन में आईवान निकेतन कार्यालय बनाया। इन कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क रहता है, वहाँ की गतिविधि पे आराम से
कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है। इस बीच भगवान सिंह साहब मॉरिशस भी गए, जो यहाँ से राजपूत वहाँ जाके बसे हैं, उन लोगों ने की भी इच्छा थी कि हमको भी संघ के बारे में बताया जाए। दुबई में हमारे कुछ स्वयंसेवक चले गए, वो वहाँ रोज शाखा लगाते हैं। जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ एक एक दो दो स्वयंसेवक हैं, वो भी परस्पर मिलके शाखाएं लगा रहे हैं। इन कार्यालयों के अलावा बाड़मेर में शहर से बाहर एक आलोक आश्रम नाम से आश्रम डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहाँ लगातार शिविर लग सके। वो भी अब लगभग पूरा हो चुका है। संघ का मौलिक कार्य जो है वो है संस्कार निर्माण, और उस संस्कार निर्माण की प्रक्रिया जब तक अनेक वर्षों तक नहीं चलेगी, तब तक जो हजारों वर्ष से जो हमारा पतन का मार्ग चल रहा था, उसमें रुकावट आकर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए लगातार प्रवाह चलता रहना चाहिए। नदी में गंगा बह रही है, लेकिन पीछे से बर्फ नहीं पिघलेगा तो गंगा रुक जाएगी। और इसीलिए तनसिंह जी ने नारायण सिंह जी को अपने जीवन काल में जिम्मेवारी दी, ताकि वो देख सके कि कार्य संतोषजनक से हो सका है। नारायण सिंह जी ने अपने जीवन काल में भगवान सिंह को जिम्मेवारी दी, ताकि वो देख सके कि कार्य ढंग से हो रहा है। और भगवान सिंह जी ने अब लक्ष्मण सिंह जी को जिम्मेदारी दी है, और देख सकें कार्य ढंग से हो रहा है। और देखा है, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, राजपूत समाज का तो इसमें जोश था ही, रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, लेकिन इस पूरी गतिविधि की प्लानिंग, उस पूरी गतिविधि का क्रियान्वयन, ये सब इस नई पीढ़ी ने किया है। और ऐसी नई पीढ़ी को देख के किसको गर्व नहीं होगा है कि क्षत्रिय संघ जो है वो इस प्रकार का काम लगातार करता आ रहा है। संघ का मौलिक कार्य है संस्कार निर्माण, पर इस संस्कार निर्माण के साथ सामाजिक सरोकार भी परेशान किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो स्वयंसेवकों पर भी घटित होगा। और संस्कार निर्माण के साथ लोगों की ये आशा भी बनी कि ये एक संगठन है, ये कुछ कर सकता है। इसलिए जैसे ही क्षत्रिय संघ प्रारंभ हुआ था, चौपासनी को अधिग्रहण करने की बात आई, और उसका जो आंदोलन हुआ, हालांकि क्षत्रिय संघ बिल्कुल नया नया था, लेकिन उसमें पूरा भाग लिया, आगे बढ़कर भाग लिया, पूरा भाग लिया। उसके बाद जागीर उन्मूलन के समय बहुत से भूस्वामी बिल्कुल बेरोजगार जैसे हो गए थे, उनकी जमीनें चली गई थी। ऐसे लोगों के लिए भी सन 55 और 56 में 2 आंदोलन किए, और उन आंदोलनों के माध्यम से उनका मुआवजा भी बढ़ा, तथा उनको जो भूमिहीन हो गए थे उनको वो कैनाल के ऊपर सिंचित जमीन भी मिली। उसके बाद राजनेताओं की तरफ से मांग आई कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह, उसका लाभ राजनेताओं को नहीं मिलता, क्योंकि हमारा समाज वोट नहीं डालता। स्थिति तो यह है कि समाज के सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, इसलिए आप उनको ये जागृति पैदा करो। तब सबके साथ मिलकर 18 जिलों में अलग अलग 2-2 दिन के शिविर किए गए, और इस प्रकार की जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया। उसका प्रभाव भी आया। अगले ही चुनाव में संख्या बढ़ी, और 17 से 27 राजपूत जीत के आए, जबकि उससे पहले 17 ही थे। स्मरण रहे, पहले चुनाव में 160 सीट थी, जिसमें से 57 राजपूत एमएलए थे, लेकिन घटते घटते 17 पर आ गए थे। तो एक राजनीतिक चेतना जागृत हो सामाजिक स्तर पर, उसका भी प्रयास किया गया। उस प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना के अलावा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर, उनके तहत चलकर, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको समझकर उनके नेतृत्व में भी काम करें, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। व्यक्तिगत समाज, व्यक्तिगत हित के लिए संघ काम नहीं करता। व्यक्तिगत हित के लिए जो बात है उसकी बजाय जो सामाजिक हित की बात है उसको संघ प्रीफर करता है, और संघ उसी तरह का काम करता है। इसी बीच प्रताप फाउंडेशन को आरक्षण का काम दिया गया, सभी संस्थाओं ने मिलकर। तो आरक्षण की बहुत बड़ी रैली की गई,
और उसके बाद हम केंद्र सरकार से मिले। जब उनने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्होंने आयोग गठित किया, 7 दिन के अंदर जवाब दिया कि हम आपको बता देंगे। आयोग गठित किया, आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। आयोग कार्य कर रहा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच वो सरकार गिर गई और नई सरकार ने उसका इस्तीफा ले लिया। फिर नई सरकार में प्रयास किया गया और उन्होंने भी आयोग गठित किया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आने से पहले ही वो दब गई रिपोर्ट। उसके बाद जो पिछली सरकार आई, वर्तमान सरकार जब पीछे थी, उस समय वहाँ पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मांग उठाई कि आर्थिक आधार पे वहाँ 2 आयोग बन चुके, एक राज्य सरकार ने आयोग बना दिया, सरकार ने हाँ भी भरी थी, वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ आई तो धर्मेंद्र सिंह जी ने उसी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया। प्रताप सिंह जी वगैरह जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन लोगों ने भी उस बात को आगे बढ़ाया और वो आर्थिक आधार पे आरक्षण चालू हुआ। उसमें जो शर्तों में, पात्रता में जो थोड़ी सरलता बरतने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया। और उस कार्य के लिए एक अलग से संगठन खड़ा किया, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक, उच्च स्तर तक पहुंचाता है। और इस आर्थिक आधार आरक्षण में जो पात्रों की सरलता बनी है, वो उसी का लाभ है कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई और मुख्यमंत्री तक उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके नज़दीक के लोग हैं, उन्होंने कहा यह आवश्यक है और उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से बुला के बात की गई, आप सब मिलके एक बनो, आप समाज का क्या काम कर सकते हो तय करो। जो मास्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अलग से बात की गई। जो डॉक्टर हैं उनसे अलग बात की गई। जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात की गई। विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात करके और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से एकता और सामाजिक भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। विभिन्न समाज के जो लोग हैं, उन लोगों में भी हमारे प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए। इसलिए एससी के लोग जो अब तक ये समझते थे, जिनको इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, इन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, उनके चिंतकों को बुलाकर बैठ के वहाँ रखा, भोजन साथ में किया और चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और हमारी समस्या बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आपके लोग केवल 8% हमारे प्रति अन्याय करते हैं और ओबीसी के लोग बाकी सब हैं, लेकिन आपके लोगों में कमी क्या है? घोड़ी पे चढ़े हुए दूल्हे को उतार के अपनी मुंह तान लेते हो, कोई पास नहीं आता है। क्या जरूरत है? हमारे सोचने की बात है। वो अपनी घोड़ी लाए हैं, उनका अपना जैसी पसंद है वैसे चलेंगे, हम उसमें क्यों एतराज करें? वो भी ईश्वर की संतान है, हम भी ईश्वर की संतान है। भगवान ने उनको वहाँ रख रखा है, हमको यहाँ रख रखा है, तो इसमें दुराव किस बात का है? हमको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए। उनको हमने आश्वासन दिया कि आपको जहाँ कहीं भी शंका हो तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। पर हमने कहा आप लोग भी क्या करते हो कि यहाँ से बिनोरी निकल रही है तो ठाकुर साहब के घर के सामने जाके डीजे बजाना, हालांकि रास्ता दूसरी तरफ है लेकिन जाएंगे इधर से, कृपया वो भी बंद कीजिए। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्याम खानी समाज को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत की गई। समाज के विभिन्न समाज के लोगों से अलग अलग बुला कर उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और हमारे आपसी समस्याओं को दूर करके, उनकी बात सुनकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक सामाजिक सौहार्द बने और हमारा राष्ट्र आपस में जूता फजीती करने वाला नहीं रहे, क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत आते हैं जो बहका रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। सुहेल देव हमारे थे, मिहिर भोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे,
ये इस तरह की बातें हो रही है। पुंजा, राणा पुंजा भील था, रामदेव जी पर भी अब जो तो थोड़े से दिनों की बात है उस पर भी अधिकार हो रहा है कि वो तो हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है और सबको सही जानकारी दी जाती है। पानरवा के परीक्षित सिंह जी ने पूरी वंशावली निकालकर कि राणा पुंजा से लेकर अब तक हमारी कैसे वंशावली चल रही है वो निकाल के अभी अपन ने 2-1 महीने पहले वहाँ एक सभा की थी, बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें सारा बताया है। और गुजरात के गवर्नमेंट पोर्टल पर पृथ्वीराज चौहान को गुजर बताया हुआ था। हमने रिपोर्ट किया आपके गुजरात में गुजर जाति है ही नहीं, इसीलिए ओबीसी में गुजर का नाम नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान गुर्जराधिपति थे। गुर्जराधिपति मतलब गुर्जर देश, वो जाति का नाम नहीं है, देश का नाम है। मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज है। ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है उसमें केवल वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम। वो भी वोटों के लालच में, रामपंथी भी वोटों के लालच में। राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से, एक छात्र प्रसाद के माध्यम से। हम आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, समाज का बहुत बड़ा आभार मानता है क्षत्रिय संघ। क्षत्रिय संघ को कभी समाज ने दुत्कारा नहीं। सैकड़ों शिविर हमारे लग रहे हैं, अभी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं लगे, वरना 100 से ऊपर एक साल में शिविर लगते हैं। और वो दाल पानी का सारा इंतजाम ये समाज करता है। ये समाज का योगदान है, सहयोग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन जिस किसी के पास भी ये कहने गए कि ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। और यही कारण है आज ये लाखों की संख्या में आज आप विराजमान हैं। क्षत्रिय संघ की जितनी विशेषता है उस विशेषता को आगे बढ़ाने में समाज जितना सहयोग कर रहा है वो सहयोग हमारा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। समाज में अनेक संस्थाएं हैं और समाज की आवश्यकताएं भी अलग है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इसलिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है उसको करने देना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उनको जब कभी मदद की जरूरत हो तो मदद करें, और ऐसा लगे कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो आप चुप रहो, लेकिन किसी के व्यवधान मत डालो। इस प्रकार का परस्पर सहयोग बनेगा तो समाज को अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार का काम करके आगे बढ़ने का काम करती रहेगी और समाज में एक सौहार्द का, एक सामाजिक भाव का बराबर प्रादुर्भाव होता रहेगा। भवानी निकेतन अभी स्वागत करके गए हैं आपका शिवपाल सिंह जी, जगमाल सिंह जी साहब ने हमेशा हमको चला के, जालिम सिंह साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बड़ा करोगे तो हमारे यहाँ करोगे। हमने कहा नहीं उससे पहले ही, इस बार भी चला के भगवान सिंह साहब के पास समाचार भेजा कि कार्यक्रम करो तो हमारा करो, हमारे यहाँ करो। अनेकों कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सहयोगी भाव को जागृत करने के लिए जो जयंतियों में आप लोग आते हैं उसके लिए भी आप सबका आभार है। यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। टेंट हाउस ने 15 तारीख से अब तक लगकर इतनी बड़ी व्यवस्था की है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्षत्रिय संघ का साहित्य, संघ शक्ति और पत्रिका पथ प्रेरक नाम का एक अखबार छपता है और तन सिंह जी के लिखे हुए जितनी भी पुस्तकें वो साहित्य छपती हैं और उन सब को एक ही प्रेस गजेंद्र प्रिंटर से छपाया जाता है और गजेंद्र प्रिंटर के मालिक श्री कमलेश शर्मा उसको अपनी पत्रिका मानकर उसमें सहयोग देते हैं और इसी कारण से आज तक कभी भी हमारी पत्रिकाएं लेट नहीं हुई, हमेशा समय पर छपती है। साहित्य छपता है, समय पर छपता है। हालांकि कमलेश जी खुद प्रेस नहीं आते, लेकिन जिस दिन आते हैं
और उनके भक्तों को ये पता चलता है कि आज कमलेश जी प्रेस गए हैं, तो सारे भक्त चर्चा यही करते हैं कि आज जरूर उन संघ वालों का कोई काम चल रहा होगा, इसलिए प्रेस में गए हैं। इतनी आत्मीयता से वो हमारा साहित्य छापते हैं, उनका आभार है। उन्हीं के यहाँ काम करने वाले सुनील जी, अभी जो ये स्मारिका छपी है, इस अवसर पर रात और दिन काम किया उन्होंने। 15 दिन में कब कब विज्ञापन आ रहे हैं, उनको तैयार करना, उनको अप्रूव करवाना और छापना, रात को भी उन्होंने सारी रात बैठ के काम किया है। उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। पुलिस विभाग ने पूरा सहयोग किया, राज्य अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, और सब जगह जैसी हमारी व्यवस्था हमने बनाई थी उसको सही मानते हुए वहाँ वैसी उन्होंने सारी व्यवस्था की। इसके लिए उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जय संघ शक्ति।